इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि देयर इज नो फ्री लंच। इसका मतलब सीधा सा है, दुनिया में कुछ भी असल में मुफ्त नहीं होता। अगर कोई चीज फ्री लग रही है तो यकीन मानिए उसकी कीमत कोई और कहीं ना कहीं चुका ही रहा है। और बस यही सवाल आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है। इंटरनेट पर जो अडल्ट कंटेंट का ये इतना बड़ा समंदर मौजूद है जो बिल्कुल मुफ्त लगता है, वो आखिर चलता कैसे है? इसका पूरा बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। इंटरनेट के आने से पहले का वो दौर, जब चीजें आज से बहुत बहुत अलग थीं। तो ये सफर शुरू होता है 1953 में प्लेबॉय मैगजीन के साथ। इसने पहली बार ये साबित किया कि हाँ, लोग इस तरह के कंटेंट के लिए पैसे देने को तैयार हैं। फिर 80 के दशक में आए VHS टेप्स, जिसने इस कंटेंट को लोगों के प्राइवेट स्पेस यानी उनके घरों तक पहुंचा दिया। और फिर 90s के दशक में आया इंटरनेट, और उसने तो आकर खेल के सारे नियम ही बदल डाले। इंटरनेट ने शुरू में तो एक नया बिजनेस मॉडल दिखाया, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा तूफान लेके आया जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को लगभग खत्म ही कर दिया था। शुरुआत में ऑनलाइन मॉडल बहुत सिंपल था, बिल्कुल आज के नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम जैसा। आप एक मंथली या एनुअल फीस देते थे और बदले में आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाता था। बड़ा सीधा सा हिसाब था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है ट्यूब साइट्स की। अब ये क्या है? समझिए, बिल्कुल YouTube जैसा मॉडल जहां कोई भी कुछ भी वीडियो अपलोड और शेयर कर सकता था, और बस देखते ही देखते ये साइट्स कुकुरमुत्तों की तरह हर जगह हो गईं। नतीजा, पायरेटेड कंटेंट की बाढ़ आ गई। जो प्रीमियम कंटेंट पहले सब्सक्रिप्शन से मिलता था, वो अब इन साइट्स पर खुलेआम मुफ्त में बंट रहा था। इस पायरेसी का असर इतना जबरदस्त था कि इंडस्ट्री को हर साल लगभग $2 अरब का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। ये एक ऐसा झटका था जिसने इंडस्ट्री के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो इंडस्ट्री पायरेसी की वजह से बर्बादी की कगार पर खड़ी थी, उसने न सिर्फ खुद को डूबने से बचाया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल और ताकतवर बनकर उभरी। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब एक नाम में छिपा है, माइंडगीक। ये वो कंपनी थी जो इस तूफान में डूबी नहीं, बल्कि उसने इसी तूफान की लहरों पर सवारी करना सीख लिया। उसने पायरेसी के ही हथियार का इस्तेमाल करके पूरे बाजार पर अपना दबदबा बना लिया। माइंडगीक की स्ट्रैटेजी कमाल की थी, बिल्कुल दो धारी तलवार जैसी। उन्होंने मार्केट को साफ साफ दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें मुफ्त कंटेंट चाहिए था, और दूसरी तरफ वो जो प्रीमियम क्वालिटी के लिए पैसे देने को तैयार थे। और मजेदार बात यह है कि माइंडगीक ने दोनों के लिए ही एक सॉलिड प्लान बना लिया। हुआ ये कि माइंडगीक ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे मशहूर नामों को एक एक करके खरीदना शुरू कर दिया। मतलब पॉर्नहब जैसी मुफ्त साइट्स भी उनकी और ब्रेजर्स जैसे प्रीमियम स्टूडियोज भी उनके। सब कुछ एक ही बड़ी कंपनी की छतरी के नीचे आ गया। तो अब असली सवाल पर आते हैं। अगर इतना सारा कंटेंट मुफ्त में दिया जा रहा है, तो फिर ये अरबों डॉलर का साम्राज्य चलाने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, मुफ्त साइट्स का जो मॉडल है वो पूरी तरह से विज्ञापनों पर चलता है। जैसे ही कोई विजिटर इन साइट्स पर आता है, उस पर विज्ञापनों की जैसे बौछार कर दी जाती है। ये विज्ञापन दूसरी प्रीमियम साइट्स या अलग अलग प्रोडक्ट्स के होते हैं। और क्योंकि इन साइट्स पर करोड़ों का ट्रैफिक आता है, तो ये सिर्फ विज्ञापनों से ही जबरदस्त कमाई कर लेती हैं। और फिर आता है प्रीमियम मॉडल। ये सब्सक्रिप्शन फीस से पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। ज्यादातर सब्सक्रिप्शंस ऑटो रिन्यू पर सेट होते हैं, और उन्हें कैंसिल करने का प्रोसेस जानबूझकर इतना पेचीदा बना दिया जाता है कि कई लोग हार मान लेते हैं और कंपनी का रेवेन्यू आता रहता है। अच्छा, अब ये जो मुफ्त वाला मॉडल है, इसका स्केल कितना बड़ा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सुनिए, दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट्स की ग्लोबल रैंकिंग में पॉर्नहब 12वें नंबर पर आती है। जी हाँ, Amazon और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों से भी ऊपर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ ट्रैफिक कितना ज्यादा है। पर इस ऑनलाइन दुनिया और अरबों डॉलर के बिजनेस का उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है जो असल में ये कंटेंट बनाते हैं? चलिए अब जरा इस कहानी का इंसानी पहलू भी देख लेते हैं। ये आंकड़े कलाकारों की कमाई की एक झलक दिखाते हैं। एक टॉप महिला एक्ट्रेस जहां सालाना $3 लाख तक कमा सकती है, वहीं एक टॉप पुरुष एक्टर की कमाई उससे काफी कम, करीब $1 लाख तक होती है। और इस कमाई का भी 10 से 15% हिस्सा सीधे एजेंट की कमीशन में चला जाता है।
और एक इंटरव्यू से मिली ये जानकारी एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के लिए जो पीक अर्निंग का समय होता है वो बहुत छोटा होता है, आमतौर पर बस 22 से 26 साल की उम्र के बीच। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस इंडस्ट्री ने अपने सबसे बड़े खतरे यानी पायरेसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की एक असाधारण कहानी है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी तेजी से आगे बढ़ेगी, इस इंडस्ट्री का अगला क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल